शाहिन अफरीदी के सितारे कुछ गर्दिश में हैं। पहले तो सिडनी टेस्ट बाहर बैठने पे उन्हें हर तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया और आज उम्मीद थी कि जब वो कप्तान बनेंगे T20 फॉर्मेट में, उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो शायद वो कुछ अच्छी खबरों के जरिए हेडलाइंस की जीनत बने। लेकिन आज भी उनके लिए जो कैप्टनसी का डेब्यू था पाकिस्तान का, वो एक मिजरेबल स्टोरी साबित हुई। पहले तो उनकी जमकर पिटाई की फिन एलन ने, दूसरे ओवर में उन्हें 24 रन पड़े और फिर जब बैटिंग आई पाकिस्तान की तो वो बैटिंग ऑर्डर में खुद को उन्होंने बगैर किसी रीजन के आमिर जमाल से और मैं तो कहूंगा कि अब्बास अफरीदी से भी खुद को ऊपर उन्होंने प्रमोट किया और वहां पे खासी उन पे तनकीद हो रही है। और इसके अलावा जो फील्ड में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वो कोई अच्छी नहीं थी। आज उनके पास फील्ड में जब उन्होंने देखा तो कोई डेविड वीजे मौजूद नहीं थे जो सेंसिबल हेड हैं, कोई राशिद खान नहीं थे जो मिडिल ओवर्स में बैटर्स को या दूसरी टीम्स को स्क्वीज करें। तो आज का दिन शाहिन अफरीदी रिफ्लेक्ट करेंगे जितनी मन्नतों मुरादों से और जितनी कोशिशों के बाद वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बने। और मैं जब ये कह रहा हूं कि कितनी कोशिशों के बाद, तो आप सबको पता है कि वो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन यह है कि आज का दिन उन्हें एक अच्छा खासा सबक सिखा गया है कि ये पाकिस्तान की कप्तानी है और ये इतनी आसान होने वाली नहीं है। तो इसलिए अब अपने आप को आपने एक तरह से अपग्रेड करना है, अपलिफ्ट करना है, क्योंकि पूरी टीम को आपको लेकर चलना है एज ए नेशनल स्किपर, कंप्लीटली डिफरेंट टू व्हाट यू यूज्ड टू एज अ फ्रेंचाइज स्किपर। फ्रेंचाइज क्रिकेट की कप्तानी और पाकिस्तान की कप्तानी में बहुत फर्क है। मैच का तजिया करें तो पाकिस्तान ने ऐसा लगता था कि ज्यादा रन करवा दिए हैं, लेकिन जिस तरह ग्राउंड की डायमेंशंस थी, जिस तरह फिर फील्डिंग आप कह सकते हैं पाकिस्तान की लैकलस्टर थी, जो बाद में न्यूजीलैंड ने भी कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन पाकिस्तान की ग्राउंड फील्डिंग भी खराब थी और आप कह सकते हैं कि 10 से 15 रन उन्होंने ज्यादा करवाए। तो इससे ज्यादा क्रिटिकल आप हो नहीं सकते बॉलिंग का, सिवाय एक एलिमेंट के जो मुझे नजर आया कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में कोई विकेट टेकिंग थ्रेट नहीं है। ये हमें वर्ल्ड कप में भी नजर आया था, आज फिर नजर आया। उसामा मीर से जो तवक्कुआत हैं वो उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे। ये शायद उनकी लिमिटेशन ही इतनी है। आज भी वो तेज तेज गेंद करते रहे, जब उन्होंने गेंद आगे किया वो बिल्कुल मुंह में कर दिया और बहुत ज्यादा उन्होंने बॉल पीछे भी मारे। ओवर की पहली गेंद पे भी उन्हें बाउंड्री लगी 2-3 मरतबा, जिससे जाहिर है कि वो प्रेशर स्टार्ट में ही आ जाता है। तो बहुत वीक लिंक लगे। और बात अगर की जाए तो जमान खान पाकिस्तान की टीम से बाहर नहीं होते T20 से। T20 उनका फॉर्मेट है और कैसे जमान खान इस टीम में नहीं खेले ये मुझे समझ नहीं आई। अगेन आपने टेस्ट की परफॉर्मेंस पे आमिर जमाल को एलिवेट कर दिया। यहां से मेरा एक कंसर्न है जो इसी से ही मुतल्लिका है कि आपने फास्ट बॉलर को टीम का कप्तान तो बना दिया, लेकिन आपके पास फास्ट बॉलिंग में इतना कंपटीशन है कि कोई एक बॉलर भी अगर फॉर्म और फिटनेस में हल्का जा रहा है तो आपको उसको बिठाना पड़ेगा। आप तमाम फास्ट बॉलर्स को गारंटी नहीं कर सकते कि उनकी स्पॉट जो है वो टीम में वो मुस्तकिल है, क्योंकि अगर आप देखें कि यहाँ पे हसनैन वापस आते हैं, नसीम शाह वापस आते हैं, एहसानुल्लाह वापस आते हैं, तो किसी फास्ट बॉलर की जगह यहाँ पे पक्की नहीं है। तो फास्ट बॉलर का कप्तान बनना इस लिहाज से भी एक ड्रॉबैक है। एक तो उनके फिटनेस के इश्यूज चलते रहते हैं और दूसरे आपके पास कंपटीशन इतना है कि आप किसी को कैरी करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा तो उसको बैठना पड़ेगा। लेकिन यहां आपने एक कप्तान बना दिया है तो उनको उनकी वजह से आपको डिजर्विंग फास्ट बॉलर्स को बिठाना पड़ेगा एट टाइम्स, क्योंकि कप्तान को तो आप बिठाने से रहे। तो ये लॉन्ग टर्म जो है, इस जो डिसीजन हुआ शाहीन को कप्तान बनाने का, इसमें ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर इन जरूर होगा। खैर वापस आते हैं आज के मैच की तरफ। तो 227 का जो रन चेस था, लाजवाब स्टार्ट किया पाकिस्तान ने और जिस तरह साहिम अयूब ने थोड़ी सी झलक दिखाई एक मरतबा, फिर बदकिस्मत रहे कि वो रन आउट हो गए। थोड़ा अनलकी इस तरह रहे कि रिजवान के पैड से बॉल लगने के बाद बॉलर के ज्यादा करीब चला गया और वहां से उनको जाहिर है कम फासला तय करना पड़ा और फिर फील्डिंग भी लाजवाब थी, थ्रो डायरेक्ट, और थोड़े से फर्क से साइम आउट हो गए। लेकिन साइम लग रहा है जब जहां भी वो खेलते हैं दुनिया उनका नोटिस ले रही है कि ये कोई प्लेयर आया है। हमने तो खैर डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी पहले देख लिया था उनको, लेकिन जाहिर है अब दुनिया नोटिस कर रही है और आज भी उन्होंने इसकी एक झलक दिखाई। शायद की विकेट पाकिस्तान की इनिंग्स में वो थी जब फखर जमान आउट हुए, क्योंकि जिस तरह सोडी ने सेलिब्रेट किया आपने देखा होगा कि सोडी को ये खुशी से ज्यादा रिलीफ था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर फखर टिक जाते तो वो फखर के रडार में है और फखर के लिए कोई बाउंड्री बड़ी नहीं होगी। जिस तरह वो सोडी को लपेट लपेट के उन्होंने छक्के वर्ल्ड कप में भी मारे थे,
थोड़ा सा बस लेजी खेल गए फ़खर। आई डोंट नो कि लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन था या वो भी इस मूड में नहीं थे कि हर बॉल को हिट लगाएं, हालांकि लो फुल टॉस थी। लेकिन वहां से मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, और ये मैं एक और क्वेश्चन मार्क जो है मैं रेस कर रहा हूं, और वो मैं रेस कर रहा हूं इफ्तिखार के ऊपर। इफ्तिखार ने पहली गेंद पर छक्का लगाया, उसके बाद सोडी ने 2 गेंदें अपनी पैरों में मार दी, लेकिन वो इफ्तिखार जो है वो छक्का नहीं मार सके। कोई एक मेंटल ब्लॉक है उनका, वो बहुत आला प्लेयर हैं, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि वो प्रेशर में, डिसीजन मेकिंग में वो जो है वो जरा हल्के हैं। टैलेंट वाइज, बॉल स्ट्राइकिंग वाइज के हिसाब से तो बेहतर हैं, लेकिन जब भी इस तरह की क्रंच सिचुएशन आती है जहां पे एक छक्का जाहिर है उन्हें लग गया, तो इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि 12-13 की एवरेज तब भी चाहिए थी। आपको बॉलें मिल रही हैं तो आपको रिलेंटलेसली अटैक करना चाहिए, और वहां वो थोड़े चूके, और उसके बाद फिर जब शॉर्ट बॉलिंग उन पर हुई तो कुछ खैर 1-2 तो अंपायर्स की आप कह सकते हैं कि वो वाइड थी जो उनके सर के ऊपर से निकल गई, लेकिन अंपायर ने उसको शोल्डर हाइट दी सिर्फ। लेकिन ये कि आप इतने बड़े मैच में आप इसको एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि वहां इफ्तिखार वनरेबल नजर आए जब उस तरह का अटैक हुआ उन पर, उनकी बॉडी पर या शॉर्ट पिच बॉलिंग का। तो वो उससे भी ज्यादा शायद मुझे ये भी नहीं लगता कि इफ्तिखार को शॉर्ट पिच बॉलिंग का इशू है, उनको एक मेंटल ब्लॉक है। जब वो उस ब्लॉक में चले गए, जब उनसे 2 छक्के मिस हुए और उसके बाद फिर उनकी बड़ी हिट कोई लगी नहीं, तो वो खुद एक शेल में जाते रहे और फिर इवेंचुअली वो आउट हो गए। आजम खान का कहेंगे कि आजम खान जब आए खेलने तो उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन जाहिर है जिस लेवल पे वो खेलते हैं ये उससे एक लेवल अप है, तो आपको प्लेयर्स को चांस और टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पहली गेंद से उन्हें हिट आउट करना था। जिस तरह ग्लेन फिलिप्स को जब माइक लगा तो उन्होंने कहा था कि हम इनको पीछे बॉल करके टेस्ट करेंगे, ये इनका सबसे अनकंफर्टेबल एरिया है। तो यही इंटरनेशनल क्रिकेट है। अब आजम को भी पता लग गया कि ये मुझे कहां अटैक करेंगे। इज आजम गुड इनफ टू रिस्पॉन्ड? इसका उनको मौका मिलना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए कि वो ये देखेंगे मुझ पे अब यहां अटैक हो रहा है तो मेरे पास उसका काउंटर क्या प्लान है, थोड़ी जो भी एडजस्टमेंट उनको करनी है, इसके लिए उनको टाइम चाहिए होता है। इसलिए आपको उनको गेम टाइम देना पड़ेगा, एट द सेम टाइम वर्किंग ऑन व्हाट द ऑपोजिशन इज ट्राइंग टू डू। तो आजम का ये एनालिसिस है, वी हैव टू बी पेशेंट विद हिम। और मुझे लगा कहीं ना कहीं, ये मेरी पर्सनल राय है, शायद आप एग्री करें या ना करें, कि यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में जिस तरह की आपकी अगर ऊपर की 3 बैटर्स अब सेट हो गए हैं, मुझे लगता है कि 3 पे बाबर आजम सही है। कुछ लोगों ने आज फिर कहा कि जी बाबर अपने लिए खेल रहे हैं, लेकिन हम सबको पता है कि बाबर जो है वो ना आंद्रे रसल हैं, ना वो पोलार्ड हैं, ना वो पांड्या हैं। वो अपनी पेस पे खेलते रहे। उनका एडवांटेज तो ये है कि दूसरी तरफ से हिटर जो हैं वो गेम को चलाते रहें, तो बाबर विल मैच देम, बट बाबर विल नॉट टेक द पावर गेम टू अनदर लेवल, कि वो आपको जो है 13-14 रन के जो रन रेट के मैचेस हैं वो अकेले जितवा दें। ये ऐसा एक्सपेक्ट करना आपकी असल में अपनी बेवकूफ़ी है। वी हैव सीन बाबर फॉर सो मेनी ईयर्स, तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। और जो बाबर की अच्छी चीज़ें वो आज हमने देखा कि उन स्कोर बोर्ड को वो चलाते रहे, इवेंचुअली उनका स्ट्राइक रेट ठीक था, मैच विनिंग स्ट्राइक रेट अकेले नहीं था। अगर यहाँ से आजम का एक ओवर 20-22 रन का लग जाता तो वहां पे पाकिस्तान के हाथ में मैच आ सकता था। मैं बात करने लगा था कि हारिस की मुझे लगता है कि यहाँ मिडिल ऑर्डर में ज़रूरत है पाकिस्तान को। इफ्तिखार अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनके पीछे प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि जैसे अब बात मैंने शुरू की थी, टॉप 3 आपके स्प्लिट हो गए हैं, रिजवान और बाबर के बीच में साइम आ गए हैं और फिर फखर। तो आपका एक मोमेंटम चल रहा है, आपके पास स्टेडी प्लेयर भी हैं, आपके पास लंबा खेलने वाले प्लेयर भी हैं और एक्सप्लोसिव प्लेयर भी हैं। इवेंचुअली अगर आप एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं कि आप 4 ऑनवर्ड्स आप सारे एक्सप्लोसिव प्लेयर हों, तो आपके पास हारिस को आप ट्राई कर सकते हैं, 5वें पे 6ठे पे आजम हैं, हसीब भी बेंच पे बैठे हुए हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास एक क्लियर माइंड आ जाएगा कि हमारी जो बैटिंग है नंबर 4 ऑनवर्ड वो एक्सप्लोसिव बैटर्स हैं सारे, और वो 6 हिटर्स हैं, तो ये हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक आउट हो गया तो बस पूरा मैच बैठ जाएगा। लेकिन उसमें आपको ये फिर रिस्क होता है कि इकट्ठे ही अगर ये सब फेल हो गए तो आपका स्कोर जो है जो 225 हो सकता है वो 125 भी हो सकता है ओकेजनली। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस देंगे और ट्रस्ट करेंगे प्लेयर्स पे, तो देर आर चांसेस, जिस तरह की विकेटें होती है T20 क्रिकेट में, देर आर मोर चांसेस फॉर देम टू सक्सीड। और फिर आपकी जो बॉलिंग है वो तो आपको पता है कि इतने रन मोर ऑफन देन नॉट को डिफेंड कर लेते हैं। तो इस मैच में सीखने को बहुत कुछ, जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था कि ये वाइड फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान के पास जो रिसोर्सेज हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं।
तो यहां मुझे लगता है कि मोहम्मद हफीज को जो है वो कंट्रोल संभालना पड़ेगा, कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी है, एंट्री पॉइंट किस बैटर का कहां पे होगा, ये मोहम्मद हफीज को करना होगा। टेस्ट मैचेस में देखें हमारी सिचुएशन डिफरेंट थी। टेस्ट मैचेस में हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसलिए कि हमें पता था हमारे पास रिसोर्स एक तो कम है और जो है वो रेडी नहीं है, और उन्होंने उससे बढ़ के परफॉर्म किया। लेकिन यहां पे हमारे पास रिसोर्स एक्सेस है, हमारे पास ज्यादा रिसोर्स है, तो यहां पे शाहीन को इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी होगी, हफीज को जो है वो कंट्रोल करना होगा अपर हैंड, प्लेइंग 11, बैटर्स के एंट्री पॉइंट और इस तरह की स्ट्रेटेजिकल जो डिसीजन मेकिंग है वहां हफीज का इनपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल अभी पहला गेम था और पाकिस्तान काफी गलतियों के बावजूद भी मैच में न्यूजीलैंड को उन्होंने टफ टाइम दिया, और अगर मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी एक गेम लेकर आए तो न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की ये टीम सीरीज हरा सकती है, बल्कि हराना चाहिए क्योंकि इनके अंदर इतना पोटेंशियल है।